1 जुलाई महीना का शुरुआत में अपना निधीश के घर में किचन में उसका ऑलरेडी 2 kg का राइस है। यानी कि जब इसकी मम्मी जुलाई महीना स्टार्ट करती है तो मम्मी के पास किचन में ऑलरेडी 2 kg राइस है। बेटा इस 1 जुलाई 2022 बेटा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं अपना अकाउंटिंग के भाषा में? टू बी मोर प्रिसाइज, ओपनिंग स्टॉक। इज इट ओके? देन ऑब्वियसली 2 kg राइस में तो घर चलेगा नहीं, तो और राइस खरीदना है। तो इसकी मम्मी ने जुलाई महीना के दौरान और राइस खरीदी, राइट? सो इसको हम लोग अपना टर्म्स में क्या बोलते हैं? परचेजेस। कितना राइस खरीदी मम्मी? मम्मी ने और 10 kg का राइस खरीदी। सो 2 kg राइस पहले से था, 10 kg राइस ऑलरेडी और खरीदा गया। कुल मिला के अब इस कंटेनर में कितना राइस हो जाता है? 10 + 2 12 kg का राइस अब इनके पास है। जब महीना खत्म होता है, मतलब 31 जुलाई 2022 को निधीश की मम्मी बोलती है कि इस महीना हम लोगों का कुछ चावल बच गया, और वो बोलती है आंटी कि बेटा हम लोगों का घर में अभी 4 kg राइस बच गया है महीना का एंड में। तो अपने भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? राइट। अगर हम तुमसे एक सिंपल प्रश्न पूछे कि बताओ निधीश का फैमिली ने जुलाई महीना में कितना चावल कंज्यूम किया या कितना चावल खाए, तो कैसे पता चलेगा? 12 - 4 कर देंगे, जितना था -4 कितना हो गया? 8। सो बेसिकली इन्होंने कितना राइस को कंज्यूम किया है वो कंजम्पशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 2 kg माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट? अब इसी को थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट करते हैं, और ये चावल हम लोग जो भी घर के एग्जाम्पल लेकर के समझ रहे थे, अब ये समझ लो कि निधीश चावल का व्यापारी है, वो चावल बेचता है, और पर केजी चावल का वैल्यू 10 रुपया करके है। ठीक? तो निधीश के पास जुलाई के 1 तारीख को कितना और कितना चावल था? ये क्वांटिटी वैल्यू कितना हो गया? 20 रुपया का चावल था। क्लियर है? निधीश ने 10 kg चावल और खरीदा 10 रुपया करके, क्वांटिटी 10 kg, वैल्यू कितना हो गया? 100 रुपया। यानी कि निधीश ने 100 रुपया का चावल खरीदा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यानी कि निधीश के पास कुल मिला के 120 रुपया का चावल है। महीना का एंड में निधीश के गोडाउन में 4 kg मतलब 4 × 10 40 रुपया का चावल क्या हो गया? बच गया। सो बताओ बाकी का चावल कहां गया? वो बिका। वो क्या हो गया? बिक गया। यानी कि 20 + 100 122 - 40 80 रुपीज जो आया, ये 80 रुपीज का चावल निधीश ने बेचा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड with the name, with the words which had been used in this term. Cost means the CP, the cost price. Goods sold मतलब जो goods हमने बेचा उसका cost price. अब quantity के हिसाब से समझो तो 2 kg मेरे पास चावल पहले से था गोडाउन में, 10 kg चावल हमने और खरीदा, हमारे पास 12 kg चावल होता है, 4 kg बच गया, यानी कि हमने 8 kg चावल बेचा। इस 8 kg का कॉस्ट प्राइस मेरे लिए कितना था? 80 रुपया। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब हम लोगों ने कितना रुपया का सामान बेचा। काइंडली डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड सेल्स। सेल्स इस कितना रुपया में सामान बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस कितना रुपया का सामान बेचा, दोनों में अंतर है।
हमने अभी 80 रुपया का सामान बेचा, उसको बेच सकते हैं 100 रुपया में या 120 रुपया में या 150 रुपया में। सो अगर मैं 80 रुपया का सामान 100 रुपया में बेचता हूं तो 100 रुपया मेरा सेल्स है और 80 रुपीज मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इज इट ओके? सब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमको सेल्स पता चल जाता है, हमको सेल्स मिलता है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच यू सोल्ड। आपने जो सामान बेचा उस सामान का आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था। क्लियर है? इसमें टेक्निकली ये जो फॉर्मूला हमने आपको पहले नहीं बताया, हमने आपको एक आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताया कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। सो यू डू नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग, इट्स वेरी सिंपल। 20 रुपया का सामान मेरे पास पहले से था, ओपनिंग स्टॉक। 100 रुपया का माल हमने और खरीदा, परचेज, माइनस 40 रुपया का सामान बचा, तो बाकी का सामान कहां गया? बिका। कितना में? दैट्स अ सेल्स। कितना का? दैट इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? इस फॉर्मूला में एक और चीज ऐड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको भी हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब फाइनल अकाउंट्स में आएंगे, फाइनल अकाउंट्स पढ़ाएंगे आप लोगों, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताएंगे। अभी टू कीप द थिंग्स सिंपल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? क्लियर है? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? पक्का? नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन ट्रायल बैलेंस? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ट्रायल बैलेंस में सिग्निफिकेंस क्या है, इस पे हम लोग जो डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? पहले तो हमको यह समझना था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है। अब एक बार हम लोग ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को समझ लिया, अब इसका ट्रायल बैलेंस में ट्रीटमेंट क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को, यह समझना है। अभी तक हम लोग जो ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, तुमने देखा कि हम लोग कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होता, ध्यान से सुनना। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक और परचेस को रिकॉर्ड करते हैं। आज जो माल मेरा बचता है वो बचता कहां से है? ओपनिंग स्टॉक और परचेस से। आज जो 4 केजी का माल मेरा बचा, ये कहां से बचा? 2 केजी जो मेरे पास पहले था प्लस 10 केजी हम जो खरीदे। ये जो मेरा 12 केजी का राइस हुआ, उस 12 केजी में से ना 4 केजी बचा। तो जब हम ट्रायल बैलेंस में 10 केजी परचेज और ओपनिंग स्टॉक 2 केजी, जब ये दोनों को हम ट्रायल बैलेंस में जगह दे रहे हैं, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को जगह हम ट्रायल बैलेंस में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये 4 केजी, ये 10 और 2 का ही तो एक हिस्सा है। अगर तुम ट्रायल बैलेंस में 10 केजी भी लिखते हो, 2 केजी भी लिखते हो और 4 केजी भी लिखते हो, तो तुम्हारा 16 केजी का कैलकुलेशन आ गया। जबकि हकीकत यह है कि तुम्हारे पास कभी भी 16 केजी का माल था ही नहीं। तुम्हारे पास मात्र कितना का माल था? 12, 2 और 10, उसमें से 4 केजी का माल क्या हुआ है? बचा है। इसीलिए जब हम लोग ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिखते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को लिखा नहीं जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता? समझ में आया? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड वेयर? इन द ओपनिंग, बिकॉज व्हेन यू रिकॉर्डिंग इट ओपनिंग एंड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज। whatever गुड्स यू हैव, ओपनिंग प्लस परचेज, उसी में से तो क्लोजिंग बचता है ना। है ना? ये 4 केजी का जो चावल निधिश के घर में बचा, ये 4 केजी बचा जो कि मम्मी खरीद के लाई थी क्या अलग से, और बोली खरीद के लाके देखो बच गया, ऐसा तो नहीं हुआ। ये 4 केजी तो उसी में से बचा जो पहले था, और जितना हमने खरीदा उसमें से 4 केजी का चावल बचा है। तो जब हम ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिख रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन इन अ वेरी स्पेशल कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो जाता है, जैसे ये वाला कंडीशन जो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि अगर तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देखोगे, ध्यान से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देखोगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला में है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। यानी कि जब तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख रहे हो तो इसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेज क्या है? दोनों है। अगर नहीं है तो क्या नहीं है? क्लोजिंग। सो देयरफॉर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में है तो आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखोगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक को शामिल नहीं किया गया है। समझ में आया?
ओपनिंग स्टॉक और परचेज है इंक्लूडेड, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब लिख रहे तो उसमें हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया है, हटा दिया है। इसीलिए ये जो ओपनिंग स्टॉक अब यहां पे लिखा है, ये ओपनिंग स्टॉक तुम लोग यहां पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। सो व्हेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक, वी आर रिकॉर्डिंग व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। तब जाकर के तुम्हारा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर, पक्का? सो क्लोजिंग स्टॉक जब एडजस्टेड हो जाता है परचेज के साथ, जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर देते हैं, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिखेगा एडजस्टेड, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से एडजस्ट कर दिया गया है, उसको रिमूव कर दिया गया है, तो आप उस सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक और कुछ नहीं दिया हुआ है, या क्लोजिंग स्टॉक लिख करके ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट येट एडजस्टेड, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, तब आप सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और परचेज रिकॉर्ड करके छोड़ दोगे। क्लियर है, समझ में आया? सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब एंड व्हाट डिफरेंस इट मेक्स व्हेन इट इज जब ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। सो डिफरेंस यही आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उस वक्त फिर तुमको क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है उसका इफेक्ट, इसलिए हम लोग वहां पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है, समझ में आया, पक्का? और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप समझ में आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट फिर से वापस आएगा जब हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स करेंगे, तब वापस से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट फिर से आने वाला है।